हेलो। कक्षा 10 के चैप्टर 9 में हम अब तक पढ़ चुके हैं प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और कल हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार दो होते हैं, नियमित परावर्तन और विशेष परावर्तन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आइए स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? परावर्तन के नियम मैं आपको रिकॉल कर बता देता हूँ पहले कि परावर्तन के नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और इनके बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, समझते हैं इसको चित्र के द्वारा क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम आज का हमारा टॉपिक है। परावर्तन का नियम यानी रिफ्लेक्शन लॉज क्या होता है। ये एक परावर्तक पृष्ठ है जो नीचे से पॉलिश करी हुई है। यहां से प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाली प्रकाश की किरण को हम बोलेंगे आपतित प्रकाश की किरण। क्या बोलेंगे? आपतित। आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से, ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ। आपतित प्रकाश की किरण जब परावर्तक पृष्ठ से टकराकर क्या करती है, वापस उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाती है। निश्चित दिशा में लौट जाती है। टकराकर वापस लौटने वाली किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण। इसको बोला जाएगा परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, अभिलंब। ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण आई। क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे आपतन कोण। नेक्स्ट है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलेंगे हम परावर्तन कोण आर। ठीक है, आई का मतलब है इंसिडेंस एंगल। अगर मैं आपको कुछ इंग्लिश की टर्म्स भी बताता हूँ जिससे हम जो ये सिंबल्स लेते हैं उन्हीं के बेस पे लेते हैं। आपतित किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट। अब और ये जो है आई, इसका मतलब है इंसिडेंट एंगल। क्या है? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल बोलेंगे इसको और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड एंगल समझ में आया होगा इसको क्यों हमने इंसिडेंट एंगल को आई लिखा है और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर लिखा है। अब इनके नियम की बात करते हैं कि क्या है इनका परावर्तन का पहला नियम। तो परावर्तन का नियम, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे? समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो ये कोई तल है, ये आप इस तल के, ये परावर्तक पृष्ठ नीचे से पॉलिश करा हुआ है। अब क्या है कि ये प्रकाश की किरण, ये तो हो गई आपतित प्रकाश की किरण और ये टकराकर वापस आई, ये कौन सी हो गई? ये आपतित और ये परावर्तित। ठीक है, इसके बीच में अभिलंब डालेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। तो ये एक ही तल है, कोई अलग तल थोड़ी है, प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन पर स्थित है। तो पहला नियम क्या हो गया? पहला नियम आपतित किरण परावर्तित
किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कि इनके बीच में जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला आई, और जिसको आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है आर, यानी आपतित कोण और परावर्तन कोण, ये क्या होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो लिखेंगे आपतन कोण कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे, आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। ये दोनों नियम, एक नियम अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आप इसको बोलते हैं हम परावर्तन बिंदु, जहाँ पर है आपकी हो रही है आपतन बिंदु, दो ही नियम है, दो नियम हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आया। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को समझाइए। तो आपको जो मैंने परिभाषा बताई है प्रकाश के परावर्तन की और जो नियम बताएं वो आपको लिख के आना है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और ये रे डायग्राम आपको जरूर बनाना है, इसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दर्पण, कि दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं, इसको लिख लेना आप। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं दर्पण से। हेडिंग हमारी दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या होता है दर्पण, क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास कांच है। कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। अगर मैं इस कांच की एक पीछे वाले जो पृष्ठ है इसको मैं पॉलिश कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। और तो ये सतह क्या हो गई, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। यानी पीछे की सतह पॉलिश करने के बाद है, जब प्रकाश की किरणें टकराएगी तो ये परावर्तन होगा उनकी प्रकाश की किरणों का, ठीक है। इस तरीके से दर्पण में सतह जो है कहीं समतल भी हो सकती है, कहीं गोलीय भी हो सकती है। इसके आधार पर दर्पण को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं कि दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होते हैं। और गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार अलग से होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण के पहले तो दर्पण की परिभाषा लिखेंगे हम कि कांच के किसी एक पृष्ठ को पॉलिश करके कांच के किसी एक पृष्ठ को पॉलिश करके एक सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। एक पृष्ठ को पीछे से पॉलिश करके सामने की सतह परावर्तक, थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ मैं इसमें, कांच के किसी एक पृष्ठ को पीछे से पॉलिश करके सामने की सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करने लग जाए। सामने की सतह परावर्तक
पृष्ठ के रूप में कार्य करने लगे, या फिर हम कह सकते हैं परावर्तन के नियमों का पालन करने लगे, या फिर परावर्तन के नियमों का पालन करें, उसे दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये कांच की सतह थी, इसको हमने पीछे से पॉलिश कर दिया तो ये क्या हो गया, दर्पण बन गया। ये पॉलिश जो करते हैं, अब ये जो पॉलिश की जाती है वो रजत पॉलिश होती है। रजत पॉलिश यानी चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर पीछे की पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी पीछे की पृष्ठ पर चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं। आपने अगर घर पे आपके कांच देखे होंगे, उसके पीछे की अगर आप उस परत को हटा देते हो तो कांच एक पारदर्शी हो जाता है और हमारा प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है उससे। इस तरीके से पॉलिश करके बनाया गया इसको। तो पॉलिश करते हैं इसमें चांदी तथा एल्युमिनियम की परत चढ़ा के। प्रकार कितने होते हैं दर्पण के, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण में क्या होगा, सतह कैसी होगी, समतल यानी प्लेन। गोलीय दर्पण में क्या होगा, सतह गोलीय होगी, यानी अगर जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है तो वो तो समतल दर्पण कहलाएगा, और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है या वक्रित है तो वह गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसके आधार पर गोलीय दर्पण जो है तो गोली होगी। ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जिसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं ये आगे पढ़ेंगे हम। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और कैसा बनता है। टॉपिक है हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए समझते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। यहाँ हमने रखा कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। कैसा है, क्योंकि इसकी सतह कैसी है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसकी सतह कैसी हो, समतल हो, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। तो इसकी सतह कैसी है, समतल है, तो ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ होगा। अब यहाँ से कोई वस्तु रखी हुई है, इसके दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है,
और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलेगी। और एक बात कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो इस वस्तु से हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने जा रहे हैं, तो इस वस्तु से हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें का परावर्तन करवाना जरूरी होगा। तो एक प्रकाश की किरण ली हमने, ये आपतित हुई, परावर्तक पक्ष से टकरा कर क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। तो ये वापस उसी माध्यम में लौट गई, देखो। और अगर देखें तो कैसा परावर्तन हो रहा है, ये नियमित परावर्तन हो रहा है। तो एक और प्रकाश की किरण आई, इसका भी क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, जहां पर ये प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन यहाँ तो ये प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद कर रही नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है। जब हमारे घरों में कांच के सामने देखते हैं तो दर्पण, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो उस दर्पण के पीछे ही तो बनता है। तो देखो हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, मिलाएंगे पीछे की ओर, पीछे की ओर बढ़ाएंगे इनको आगे। ये जो चित्र है एक्यूरेट स्केल से बनेगा। यहाँ पर मैं अपने अंदाजे से बना देता हूँ। इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा। ये क्या है, थोड़ी इनके बीच में एंगल बराबर नहीं आ रहे। चलो मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। और स्केल का यूज कर लिया है मैंने। अब इसका क्या होगा, परावर्तन। एंगल बराबर, अभिलंब से जो एंगल बनता है वो बराबर बराबर बनना चाहिए। एक और प्रकाश की किरण ले लेते हैं। ये देखो, ये आपकी प्रकाश की किरण एक ही आई, ये गई टकरा के, ये आई और ये गई। ठीक है। अब जब हम इसको पीछे की ओर, आगे पीछे की ओर मिलाए तो यहाँ जाकर ये मिलती है और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है, यहाँ। ठीक है, यहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब। अब यहाँ से अपने को देखने से पता चल रहा है कि ये आभास हो रहा है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दर्पण में आपको, ये कांच में जब अपन देखते हैं अपना चेहरा, तो क्या जितना बड़ा चेहरा है उतना बड़ा दिखाई देता है, छोटा सा तो दिखाई नहीं देता ना। और कैसा, क्या वास्तव में आपके जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो जाता है कि रियल में कि एक जुड़वा हो जाते हैं, नहीं ना। तो क्या होता है कि हमें आभास होता है कि हमारे जैसा ही कोई उस दर्पण के पीछे है। तो जितना बड़ा हमारा आकार है शरीर का उतना ही बड़ा उस दर्पण में दिखाई देता है। और जितना बड़ा और आभास होता है कि हमें आभास होता है कि हमारे जैसा ही वहाँ पर है। लेकिन दर्पण में आपने देखा हो कि एक परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन, जिसमें हमें वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। चेहरे में नहीं होता, लेकिन वस्तु अगर कोई रखते हैं जैसे कि उसको हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम आगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। कि जब किसी बिंब का दायां भाग बायां दिखाई दे और बायां भाग दायां दिखाई दे, उसको हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ हमने दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में पढ़ा और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे।
इस चित्र को देखते हुए कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है हमें, और हमें कैसा दिखाई देता है, सीधा। अगर आप किसी वस्तु को रखेंगे तो वो सीधी दिखाई देगी, ऐसे दिखा रहे हो तो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे उल्टी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आभासी सीधा दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, आभासी सीधा, वस्तु के आकार का वस्तु के आकार का दिखाई देता है। दूसरा, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर आपकी वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब आपको ऐसा लगेगा कि 5 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बन रहा है। जैसे अगर आपने दर्पण के सामने खड़े होके अगर आप पास में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दर्पण से आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। पीछे जाते हो तो पीछे। ऐसे ही यहाँ क्या बताया गया है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब कैसा बनता है, पाशर परिवर्तित। इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पाशर परिवर्तित। ठीक है, अब होता क्या है, पाशर परिवर्तन लिख लेना है इसको। पाशर परिवर्तन किसे कहते हैं, पाशर परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि मान लो ये दर्पण है या पी आकार की कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इस तरीके से। यानी पी आकार की वस्तु का दायां भाग में बायां दिखाई दे रहा है और बायां भाग कैसा दिखाई दे रहा है, दायां। तो शॉर्ट में लिख लेना कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दायां भाग क्या दिखाई दे, बायां, और बायां भाग कैसा दिखाई दे, दायां। उसी को हम क्या बोलते हैं, पाशर परिवर्तित, पाशर परिवर्तन बोला जाता है, लेटरल इन्वर्जन। जैसा आपने देखा हो कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि दर्पण में देखने पर वो ड्राइवर को कैसा दिखाई दे, सीधा, और वो उसको इमरजेंसी मान के उसको आगे जाने देते हैं। इस तरीके से एम्बुलेंस के जो अक्षर है उल्टे अक्षर लिखे जाते हैं, क्योंकि दर्पण में देखने पर वो सीधे दिखाई देते हैं, इसलिए लिखे जाते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। यहाँ और प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु के आकार का, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और पाशर परिवर्तन पढ़ लिया। अब हम आगे इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है।